हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संतोष पाटिल। मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ, जहाँ लाइव इमेजिंग के थ्रू मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं जो कई पेशेंट्स के लिए सर्जरी का अल्टरनेटिव बन सकते हैं। आज मैं एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करना चाहता हूँ जो काफ़ी कॉमन है लेकिन अक्सर लेट समझती है। ये कंडीशन है वैरिकोसील और इसका फर्टिलिटी पर क्या इम्पैक्ट होता है ये भी हम आज ये वीडियो के माध्यम से जानें। वैरिकोसील को समझने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे पेशेंट्स में ये कंडीशन पेन या डिस्कम्फर्ट के थ्रू अर्ली स्टेज में सिग्नल नहीं देती है। इसलिए ज्यादातर लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि जब तक पेन नहीं होता है तब तक प्रॉब्लम सीरियस नहीं हो। क्लिनिकली फर्टिलिटी ऐसे काम नहीं करती है। फर्टिलिटी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसमें चेंजेस धीरे धीरे होते हैं, टाइम के साथ एक्यूमुलेट होते हैं। वैरिकोसील में टेस्टिकुलर एरिया के अराउंड वेन्स में ब्लड का बैकफ्लो होता रहता है। इस बैकफ्लो के वजह से वेन्स फूल जाती है, ऑक्सीजन बैलेंस अफेक्ट हो जाता है और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो ग्रेजुअली अनफेवरेबल हो जाता है। ये सब ओवरनाइट नहीं होता है। इसमें कई पेशेंट्स को कोई वार्निंग साइन फील नहीं होती है। इस वजह से वैरिकोसील को एक साइलेंट कंडीशन भी कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट मिसकंसेप्शन होता है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अक्सर लोग सोचते हैं वैरिकोसील छोटा है तो प्रॉब्लम भी छोटी होगी। मेडिकली डिसीजन सिर्फ साइज के बेसिस पे नहीं होती है। एज अ वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हम इवैल्यूएट करते हैं कि वैरिकोसील कितने टाइम से प्रेजेंट है, ब्लड का बैकफ्लो परसिस्टेंट है या नहीं, लोकल टेम्परेचर बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सीमेन पैरामीटर्स कैसे है, फ्यूचर फर्टिलिटी का प्लान कैसे है। कभी कभी एक छोटा वैरिकोसील अगर काफी सालों से प्रेजेंट हो तो फर्टिलिटी पे ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है कंपेयर टू एक बड़ा वैरिकोसील जो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया हो। इसलिए साइज को सिवियरिटी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करना क्लिनिकली सही नहीं होता है। यहीं पर इवैल्यूएशन का रोल आता है और ये समझना बहुत जरूरी है कि अर्ली इवैल्यूएशन का मतलब तुरंत ट्रीटमेंट नहीं होता है। अर्ली इवैल्यूएशन का मतलब होता है बेसलाइन को समझना, करंट रिस्क को ऑब्जेक्टिवली एसेस करना और फ्यूचर के लिए हमारे ऑप्शंस प्रोटेक्ट करना। इससे डिसीजंस प्रेशर में नहीं लिए जाते हैं, क्लैरिटी और राइट मेडिकल सपोर्ट के साथ लिए जाते हैं। वैरिकोसील कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं होती है, इसलिए डिले होना ह्यूमन नेचर है और काफी हद तक ये अंडरस्टैंडेबल भी है। लेकिन फर्टिलिटी के केसेस में जो कंडीशंस इमरजेंसी नहीं होती है वो अक्सर टाइम सेंसिटिव होती है। अर्ली इवैल्यूएशन का फायदा ये होता है कि ऑप्शंस ज्यादा होते हैं। लेट इवैल्यूएशन में हम अक्सर सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं और फर्टिलिटी मेडिसिन में डैमेज कंट्रोल कभी आइडियल सिचुएशन नहीं होती। इसलिए वैरिकोसील के कंटेक्स्ट में पेन या डिस्कम्फर्ट को डिसीजन मेकिंग का ट्रिगर बनाना, यानी कि डॉक्टर को तब विजिट करना व्हेन पेन और डिस्कम्फर्ट इज अनबेरेबल, सही अप्रोच नहीं होता है। अगर वैरिकोसील डिटेक्ट हुआ है और फ्यूचर में फैमिली प्लानिंग का प्लान है तो अर्ली इवैल्यूएशन एक सेंसिबल स्टेप होती है। अर्ली इवैल्यूएशन ओवरथिंकिंग नहीं होती है, वो एक इन्फॉर्म डिसीजन होता है। अगर आप इस टॉपिक के किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट पर और डिटेल में समझना चाहते हैं, जैसे वैरिकोसील का इवैल्यूएशन कैसे होता है, कब ट्रीटमेंट रियली रिक्वायर्ड होती है, या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के माध्यम से हम मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स कैसे करते हैं, तो कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये बात आपको पहली बार क्लियर हुई है तो शायद किसी और के लिए भी ये क्लियर होना जरूरी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट वैरिकोसील एंड फर्टिलिटी।